Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to L2, lecture number 2 of chapter number 1 of CA Final IDT, the regular batch. Guys, let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session. पिछले सेशन में हम लोगों ने इस चैप्टर का आगाज कर दिया था, शुरुआत कर दी थी guys. And without wasting any further time, let's get going with today's session. पिछले सेशन में हम लोगों ने basic understanding ली थी guys of how the indirect tax happens. Indirect tax में क्या होता है दोस्तों, जब कोई इंसान परचेज करता है सामान को या सर्विसेज को, तो in that case he pays tax to the government. He does not pay tax to the government, he pays tax to the vendor जिससे उसने सामान या सर्विसेज लिए. तो जो टैक्स का बर्डन होता है वो उस इंसान के ऊपर आ जाता है. जब वो सामान को आगे सप्लाई करता है और सप्लाई करने के बाद टैक्स कलेक्ट करता है, तो in that case the input tax credit, the tax that he has paid will be allowed as a set off from the output tax liability. So जितना उसने टैक्स कलेक्ट किया उसमें से वो माइनस कर लेगा the amount of tax that he has paid earlier. तो क्या उसका टैक्स एक तरीके से रीइंबर्स हो गया था? The answer is yes, रीइंबर्स हो गया है, and therefore the burden of tax has been shifted. And therefore दोस्तों indirect tax में burden of tax shift होता रहता है as long as the final product or the services are consumed. उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे थे इंट्रोडक्शन पर, और इंट्रोडक्शन में देखा कि भैया जो सप्लाई है दैट इज द फाउंडेशन स्टोन. सप्लाई के बगैर दोस्तों जीएसटी लगाना तो नामुमकिन है. तो एक ट्रांजैक्शन को पहले आपको सप्लाई घोषित करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस पर जीएसटी लगा सकते हैं. जो हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(a) में सीखा गाइस, सेक्शन 7(1)(a) में देयर वर 4 पैरामीटर्स. अभी तक चारों पैरामीटर्स खत्म नहीं हुए हैं. We took care of the first parameter, that was कि सप्लाई में गुड्स या सर्विसेज या दोनों होने चाहिए. गुड्स को डिफाइन किया गया गाइस एज मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52, और सर्विसेज को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 102, एवरीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. कंक्लूडिंग कि भाई साहब जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज बन गए, लेकिन दो चीजों को बिल्कुल जीएसटी से बाहर रखा गया, पहला मनी एंड दूसरा सिक्योरिटीज. जिसमें क्लैरिफिकेशन आई कुछ कि भाई साहब अगर आप मनी का एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर, मतलब रुपी से डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉलर से येन में, येन से दिरहम में, दिरहम से रुपी में, और जिसके लिए अगर आप कोई एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हैं, कोई भी एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, इन द फॉर्म ऑफ मार्कअप, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कन्वर्जन चार्जेस, तो उन कन्वर्जन चार्जेस पर जीएसटी है. अगर $1 की रेट 90 रुपए चल रही है और आपने 90 रुपए देकर $1 खरीद लिया तो उस पर जीएसटी नहीं है. लेकिन सामने वाले ने कहा भैया 90 रुपए तो डॉलर का है, 2 रुपए में अपने कन्वर्जन चार्जेस ले रहा हूं, मैं अपने सर्विस चार्ज ले रहा हूं, सर्विस चार्ज पर जरूर जीएसटी लगेगा. उसके बाद नो जीएसटी ऑन शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी के अगर होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो शेयर्स सिक्योरिटीज का ही एक हिस्सा होते हैं. अब वो चाहे एक नॉर्मल पब्लिक ने होल्ड कर रखे हो या होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर रखे हो, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा. इस चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आप सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो शेयर ट्रेडिंग करते वक्त आप किसी ब्रोकर को कोई ब्रोकरेज देते हैं, will it be subject to GST? The answer to which is yes, it will be subject to GST. आपने एक शेयर खरीदा जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, let's say 5,000 rupees, but you had to pay 5,030 rupees in order to purchase that share. तो 30 rupees पर आपका जीएसटी लिवाय किया जाएगा. Is everyone clear about it? उसके बाद दोस्तों ये देख लें. हाँ जी गाइस, उसके बाद आपका आया था नो जीएसटी ऑन ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, जहां पर जो इशुअर है वो फॉरेन होल्डिंग कंपनी है और जो रेसिपिएंट है गाइस वो एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडियरी इंडियन कंपनी है. तो इन दैट केस सरकार ने कहा भाई साहब जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी तो स्टॉक ही इशू करे जा रहे हैं, एंड स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड सिक्योरिटीज डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ईदर गुड्स और सर्विसेज, देयरफॉर नो जीएसटी. However, if the foreign holding company is charging a markup fees, an additional amount, तो क्या उस additional amount पर GST है? The answer to which is yes, उस additional amount GST shall be charged. उसके बाद हम पहुंचे consideration पर. Consideration क्या होता है दोस्तों? Anything in return, कुछ भी दोस्तों सामने वाले ने आपके लिए भी किया हो, except government subsidy and refundable deposit.
इसके भी मैंने एग्जांपल लिए थे दोस्तों। गवर्नमेंट सब्सिडी में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर आपको मिली गई हो तो वो आपकी कंसिडरेशन वाली वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा। हाउएवर दोस्तों, अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होगी तो हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमत सामने वाले इंसान को कम दाम का बेच रहे होगे, बट जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन द ग्रॉस अमाउंट। ऑलराइट गाइस, और रिफंडेबल डिपॉजिट इज नथिंग बट अ टर्म ऑफ मनी आफ्टर ऑल। आज मैंने आपको पैसा दिया, 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल बाद आपने मेरे को पैसा लौटा दिया, तो ये तो मनी ही हुआ ना। तो इन दैट केस सरकार ने कहा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। सेकेंडली, जो ये गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए ये आपके एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए, ये आपके टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए। सरकार द्वारा कुछ गुड्स और सर्विसेज को इन पब्लिक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट किया गया। सरकार ने कहा ये इट इज बेटर कि पब्लिक के इंटरेस्ट में इन्हें माफ किया जाए, तो सरकार ने इन दैट सिनेरियो क्या करा, माफ कर दिया। तो सरकार ने कहा जब माफ है, हमारी तरफ से ही माफी है, तो जीएसटी लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने कंसिडरेशन का पॉइंट भी रिवाइज कर लिया है। नाउ कमिंग ऑन टू सर्टेन क्लैरिफिकेशंस व्हिच रिलेट्स टू कंसिडरेशन। ओके, एंड जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन करते जाएंगे दोस्तों, द टेबल जो मैंने ऊपर वो चार्ट बना रखा है उसे अपन भरते जाएंगे। क्लैरिफिकेशन, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एज एन एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी। सर ये क्या मतलब है एज एन एक्ट? दोस्तों इधर ध्यान से देखिएगा, जहां सामने वाले ने डोनेशन किया है अपने मन से अपनी खुशी से, तो सरकार ने क्या करा उस केस में, सरकार ने कहा कि अगर आपने डोनेशन किया और सामने वाले ने एज एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एज एन एक्ट ऑफ सेइंग थैंक यू, अगर आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, वहां जाके 5 लाख रुपए डोनेट करते हैं और उस 5 लाख रुपए से गरीब बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई गई। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी के मेन डोर पे एक बड़ा सा पत्थर लगाया गया और उसमें लिखा गया कि दिस स्पोर्ट्स फैसिलिटी इज बिल्ड बाय द मनी डोनेटेड बाय मिस्टर एक्स। तो क्या इसको एक कंसिडरेशन माना जाए? मतलब आपने 5 लाख रुपए दिया और सामने वाला देखो कितना बढ़िया आपकी तारीफ कर रहा है, क्या ये तारीफ करने को कंसिडरेशन माना जाए? तो सरकार ने उस पर क्लैरिटी दी। सरकार ने कहा एज लॉन्ग एज सामने वाले के तारीफ करने में डोनर के बिजनेस का बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैंने अगर 5 लाख रुपए दिए और उन्होंने लिखा कि डोनेटेड बाय मिस्टर श्री राठी, द ओनर ऑफ श्री राठी क्लासेस, फाइनेस्ट टैक्सेशन क्लासेस फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, तो क्या यहां पर मैं अपना बिजनेस प्रमोट करवा रहा था? हाँ जी। तो इन दैट केस दैट विल बिकम कंसिडरेशन। जहां मैंने पैसा दिया और सामने वाले से कहा भैया देखो मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन 5 लाख रुपए देने के बाद आपको अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे एक फ्लायर बनाना पड़ेगा जहां आप मेरे बिजनेस को प्रमोट करेंगे, तो इन दैट केस वो कंसिडरेशन होगा। लेकिन मैंने 5 लाख रुपए दिए और मैंने हाथ जोड़ के कहा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करिएगा, उन्होंने एज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू उन्होंने कहीं मेरा नाम लिख दिया विदाउट प्रमोटिंग माय बिजनेस, देन देयर इज नो कंसिडरेशन। वहां पर फिर कोई कंसिडरेशन नहीं है, तब जीएसटी नहीं लगेगा। ऑलराइट गाइस, तो कहते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ओल्ड एज होम्स रिसीव फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन in order to express the gratitude the recipient institution जिसको डोनेशन मिला है place a name plate or similar such acknowledgement in their premises when, ध्यान से देखिएगा गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, when the name of the donor is displayed in recipient's institution as an expression of gratitude and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply। तब बोला जा सकता है कि कोई सप्लाई नहीं है, there is no supply of service for a consideration, there is no supply of service for a consideration, कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है क्योंकि सामने वाले ने कोई आपका बिजनेस प्रमोशन नहीं किया था। However, where the donation is given to publicize or advertise the donor's business, such donation shall become consideration and GST would be levied। आईसीआई के एग्जांपल देखिए दोस्तों, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेंपल इन द मेमोरी ऑफ अ लेट फादर। The temple trust constructed a room in the temple complex and such donation and wrote donated by Miss Srimati
दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर ऑन द डोर ऑफ द रूम। क्या यहां तक आप मेरे को देखिए, आप मुझे बताइए दोस्तों पढ़कर कि कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि श्रीमती दुर्गा देवी ने अपना बिजनेस प्रमोट करवाया है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एंड देयरफॉर ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा एंड नो जीएसटी शैल बी लेवाइड। In the example, it may be noticed that there is no reference of any business activity of the donor, and therefore such donation is not consideration and consequently no supply. Consequently no supply. Alright guys, तो अब जो हमें दोस्तों ऊपर ऊपर दोस्तों क्या करना है, हमारे को अपना वो टेबल में ये अमाउंट ये सारी चीजें लिखनी होंगी। कंसिडरेशन की क्लैरिफिकेशन गाइस, इधर आइए, एक एक करके लिखेंगे गाइस। यहां पर भी क्लैरिफिकेशन है और आई होप आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखेंगे गाइस। ओके, एवरीबॉडी हैज टू राइट इट डाउन एंड द मोर वी राइट इट डाउन द बेटर इट बिकम्स। ओके, जितना ज्यादा लिखोगे उतना लंबे समय के लिए याद रहेगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। क्लैरिफिकेशन में सबसे पहला डोनेशन, डोनेशन without any intention of business promotion is not a supply, is not consideration। उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, सो नो सप्लाई। क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सेक्शन 7(1)(a। यहां तक क्लियर हुआ है दोस्तों? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन गाइस। एक एक क्लैरिफिकेशन करते चलेंगे, उसको लिखते चलेंगे, सो दैट जब हमारी वो टेबल, जब हमारा वो चार्ट अपन रिवाइज करें ना, तो उस चार्ट के थ्रू we are able to recall all the provisions। Clarification number 2 in relation to, एक हमारे दोस्त ने हैंड रेज भी किया है। संयम, यू रेज योर हैंड बेटा, फिर आपने हाथ नीचे कर लिया। कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट, और एल्स यू कैन आल्सो टाइप इनटू द चैट बॉक्स एंड आस्क मी। आपने हैंड रेज करके फटाफट मिस कॉल मार के छोड़ दिया आपने तो बेटा, ऐसे मत करो यार। आज आ जाओ भाई, क्लियर हो गया। ओके, नो क्लेम बोनस नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई बाय द इंश्योरर टू इंश्योरेंस कंपनी। ये भी बड़ा एक अच्छा पॉइंट उठा है दोस्तों, और इससे जुड़ी हुई क्या क्लैरिफिकेशन आई, उससे पहले इसका कंसेप्ट समझाता हूं दोस्तों कि एनसीबी, नो क्लेम बोनस, क्या होता है एनसीबी। ये रिसेंटली दोस्तों मेरे साथ भी हुआ। जैसे कि मैंने ना दोस्तों कार इंश्योरेंस करवा रखा था, कार इंश्योरेंस। और कार इंश्योरेंस लेट्स से एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है दोस्तों। लेट्स से मेरा कार इंश्योरेंस था फ्रॉम द 1st of December 2024 टू 1st December 2025। ठीक है ना गाइस? अब बात ये आती है गाइस कि 1st December 2025 को द इंश्योरेंस वाज एक्सपायरिंग, तो मेरे को यहां पर आके रिन्यूअल करवाना पड़ा। एक साल के लिए होता है कि अगर गाड़ी का बीच में, इस साल के बीच में कोई एक्सीडेंट होगा, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस एंड इट विल मेक श्योर कि जो गाड़ी के खर्चे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हाउएवर दोस्तों इस साल कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो जब मैं रिन्यूअल कराने पहुंचा दोस्तों, तो उन्होंने कहा राठी जी आपका क्या पिछले कार इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सीडेंट हुआ था? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं वी विल प्रोवाइड यू विद अ डिस्काउंट, हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे विद द नेम नो क्लेम बोनस। तो अगर जब रिन्यूअल का प्रीमियम, जब आपका रिन्यूअल का प्रीमियम लेट्स से 15,000 रुपीज है, तो उसमें से उन्होंने कहा हम आपको डिस्काउंट देंगे एनसीबी के नाम का, नो क्लेम बोनस का, क्योंकि आपने कोई गाड़ी को ठोका नहीं है एट द रेट 20%, तो 3,000 रुपए का डिस्काउंट लगेगा। तो
तो 12,000 रुपए का आपका प्रीमियम हुआ और इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, जीएसटी एट द रेट 18% गाइस विल बी डिवाइड ऑन 12,000 रुपीज which will come out to be 1440. The final amount जो राठी जी आपको देना पड़ेगा that will be 13,440. All right guys, now my question to you guys and every one of you will have to think an answer कि भाई साहब ये जो प्रीमियम यहाँ पर पे किया गया है, प्रीमियम जो ग्रॉस प्रीमियम था 15,000 रुपीज और उसमें से आपको नो क्लेम बोनस दिया गया, तो क्या नो क्लेम बोनस को कंसिडरेशन मानते हुए वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाए एंड देन जीएसटी बी डिवाइड ऑन 15,000? मोदी जी कहते हैं मतलब हम समझे नहीं। मैंने कहा मोदी जी देखो, मैंने पिछले साल 2024-25 वाले इस वाले जब मेरी पॉलिसी चल रही थी, इस पॉलिसी में मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। कहते हैं अच्छी बात है राठी जी, आप गाड़ी अच्छे से चलाते हो, एक्सीडेंट नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे हाँ सुनिए तो बात, अब जब मैंने एक्सीडेंट नहीं किया तो मैंने कोई क्लेम भी नहीं मांगा, जब मैंने एक्सीडेंट नहीं किया तो मैंने कोई क्लेम भी नहीं मांगा। राठी जी कोई बताने की बात है, जब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो क्लेम मांगोगे भी क्या? करेक्ट। अब क्लेम ना मांगना मतलब फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, और फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट तो कंसिडरेशन का हिस्सा होता है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई, मतलब मैंने क्लेम छोड़ दिया क्योंकि मैंने गाड़ी नहीं ठोकी। मोदी जी कहते हैं अच्छा, तो क्या इसे भी कंसिडरेशन माना जाए? मोदी जी कहते हैं अरे भैया इतना लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है भैया, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लेना है। कोई इंसान क्लेम मांगने के लिए जानबूझ के गाड़ी थोड़े ना ठोक देगा, अपनी जान पे थोड़े ना खेलेगा। तो सरकार ने कहा यहां पर ये जो नो क्लेम बोनस है, नो क्लेम बोनस है जो आपको डिस्काउंट के तौर पर मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि आपने पिछले साल क्लेम नहीं मांगा, अपनी पिछली पॉलिसी में क्लेम नहीं मांगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट किया है। इसे एक नॉर्मल डिस्काउंट समझा जाए, लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू टू अराइव एट द नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू पर जीएसटी लगे। तो सरकार ने क्या क्लैरिटी दी कि नो क्लेम बोनस को फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट ना माना जाए और नो क्लेम बोनस को कंसिडरेशन का हिस्सा ना माना जाए। इट इज लाइक अ डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट को आप माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर जाकर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कहते हैं एज अ जनरल प्रैक्टिस इन द इंश्योरेंस सेक्टर, द इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट नो क्लेम बोनस from the gross insurance premium when no claim is made by the insured person during the previous insurance period. It has been clarified that there is no supply provided by the insured to the insurance company in the form of refraining from the act of lodging insurance claim. Refraining from the act of lodging insurance claim कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ इंश्योरेंस क्लेम नहीं डाला, इसके बदले में सामने वाले ने मेरे को 3,000 रुपए का डिस्काउंट दिया इन दिस एग्जांपल, तो क्या इसे कंसिडरेशन माना जाए? सरकार ने कहा नहीं राठी जी, अगर गाड़ी ठुकती तो आप इंश्योरेंस क्लेम डालते, वो तो आपने गाड़ी नहीं ठुकी इसलिए आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं डाला। इस वजह से सरकार ने क्या बोला, कहते हैं देयर इज नो सप्लाई, इसमें कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी। देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड by the insured to the insurance company in the form of refraining from the act of lodging insurance claim during the previous year, and NCB no claim bonus cannot be considered as a consideration for any supply provided by the insured to the insurance company. तो इसको दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि नो क्लेम बोनस इज नथिंग बट अ ट्रेड डिस्काउंट। ऑलराइट, तो नो क्लेम बोनस not to be treated as supply, it is like a trade discount. आजा भैया दूसरा नोट लिखने के लिए तैयार सब लोग, आप लोग साथ साथ लिखते हैं कि नहीं? नो क्लेम बोनस साथ साथ लिखना है गाइस, मेरे को कोई मजा नहीं आता, मैं आप लोगों से बहुत बड़ा आलसी हूं दोस्तों, बट इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल कि भाई अगर टीचर लिख रहा है तो हमारे को आलस नहीं आना चाहिए, और जब आप लोग क्लियर होते हैं, आपके एग्जाम्स क्लियर होते हैं ना, तो एक अप्रतिम खुशी मिलती है। So no claim bonus to be treated. No claim bonus to be treated
treated as trade discount and not consideration, तो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ भैया। नेक्स्ट, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। सर ये क्या है, अभी समझाता हूँ दोस्तों, बहुत आसान सा क्लैरिफिकेशन है, और अगर ये नहीं भी होता तो बड़ा लॉजिकल पॉइंट होता टू अंडरस्टैंड। लेट्स से अगर कोई मिस्टर एक्स हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अब वो क्या करते हैं, अपनी पेंटिंग्स को कोई रेडी पे लगा के तो बेचते नहीं है। ले लो भैया पेंटिंग ले लो, एक पेंटिंग 1 लाख की, 2 लोगे तो 1,80,000 में दे देंगे। क्या ऐसे कोई रेडी पे 1-1 लाख रुपए की पेंटिंग बेचता है? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ यूं कि लेट्स से मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। ये है मिस्टर एक्स और ये है पेंटर। ये किन्हें हायर करते हैं? ये टीटू को हायर करते हैं कि टीटू भाई तुम बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन हो, एग्जिबिटर हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं ना अपनी सारी पेंटिंग्स तुम्हें हैंड ओवर कर देता हूं, तुम एक बड़ी सी एग्जीबिशन रखो, और एग्जीबिशन में जितनी भी पेंटिंग्स बिकेंगी उसका 15% कमीशन तुम्हारा। एग्जीबिशन का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा, लेकिन ये पेंटिंग सस्ती नहीं है। हाँ, 1-2 पेंटिंग्स भी बिकी ना तो तुम्हारा सारा ही एग्जीबिशन का खर्चा निकल आएगा, और 2-3 पेंटिंग्स के ऊपर जितना बिकेगा उतना तुम्हारा बढ़िया फायदा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पेंटर ने टीटू को अपनी पेंटिंग्स दे दी। टीटू ने दोस्तों एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुई दोस्तों। ऑलराइट गाइस, और एग्जीबिशन में अमीर अमीर लोग आए, जैसे कि हमारे दोस्त संयम, बहुत अमीर आदमी है। अब ये यहाँ पर पहुंचे दोस्तों, ये हमारा दोस्त संयम यहाँ पहुंचा। अब संयम ने वो पेंटिंग खरीदी, हो दैट्स अ नाइस मास्टरपीस, इसे बुक कर दीजिए। So that's worth 1,80,000 only. Don't worry about the money. Double wrap it. हाँ जी गाइस, अब मेरे को बताइए, इन दिस सिनेरियो क्या जब पेंटिंग्स एक्चुअली बिकी हैं तब उसे सप्लाई माना जाएगा, या जब पेंटर ने टीटू को पेंटिंग्स हैंड ओवर करी थी तब सप्लाई माना जाएगा? तो सरकार ने कहा कि यहाँ पर जब पेंटर ने टीटू को पेंटिंग्स हैंड ओवर करी तो टीटू ने पेंटर को कोई भी पैसा नहीं दिया। ध्यान से देखिएगा, टीटू ने यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं दिया, एंड बिकॉज टीटू डिड नॉट मेक एनी पेमेंट, टीटू ने यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करी, तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? द आंसर टू विच इज नो, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। नाउ मूविंग ऑन गाइस, जब टीटू ने पेंटर को कोई पैसा नहीं दिया, पेंटर ने टीटू को जब गुड्स यहाँ पर भेजे तो विद द हेल्प ऑफ अ डिलीवरी चलान गुड्स रिमूव करे जा सकते। टीटू ने एग्जीबिशन में पेंटिंग्स लगाई, जब सप्लायर ने वो संयम ने एक्चुअली दोस्तों टीटू को पैसा दिया, ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर संयम ने एक्चुअली पैसा दिया है तो क्या फिर इसे सप्लाई माना जाएगा? यस, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई। और जब सप्लाई होगी तो मिस्टर एक्स क्या टीटू को भी कमीशन पे करेंगे? हाँ जी, वो कमीशन पे करेंगे, वो यहाँ पर कमीशन पे करेंगे। तो यहाँ पर जो कमीशन पे हुई है दोस्तों, क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? तो आंसर टू व्हिच इज यस। तो सरकार ने कहा कि when the artwork is sent by painter to by artist to the exhibitor, that is the only scenario in which the exhibitor does not make any payment to the artist. In that scenario, because there is no consideration, there shall be no GST. It is only when the actual painting is sold out, जब actual में painting बिकी है, तब पैसा आया है तो GST लगेगा। आओ भाई, कहते हैं artists give their work of art to galleries where it is exhibited for supply. However, no consideration flows from the gallery to the artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition, and therefore the same is not a supply. उसे supply नहीं माना जाएगा। It is only when a buyer selects a particular artwork displayed at the gallery
that the actual supply takes place and applicable GST would be payable at the time of such supply. All right guys, applicable GST लगेगा दोस्तों at the time of such supply. Further, the exhibitor charges commission on sale of artwork from the artist. This is a service contract. ये service contract है and leviable to GST as well. इस पर भी GST लगेगा. All right guys. आ जाओ भाई, नेक्स्ट वाली क्लैरिफिकेशन पे चलते हैं. फिर इन दोनों क्लैरिफिकेशंस के बारे में एक साथ ऊपर लिख देंगे, बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. लेट अस ट्राई टू डू टू क्लैरिफिकेशंस एट अ टाइम एंड देन वी विल राइट इट डाउन. ये भी दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ एक क्लैरिफिकेशन आया. अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान से करेंगे. इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर बन सकता है. क्लैरिफिकेशन ऑन वेदर जीएसटी इज पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन salvage rect value earmarked in the claim assessment of the damage caused to the motor vehicle. अब दोस्तों दो सिनेरियोज होते हैं, ध्यान से देखिएगा. जब आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, मतलब द एक्सीडेंट इज सो सीवियर दैट इट इज बियॉन्ड रिपेयर. नॉर्मली तो दोस्तों एक्सीडेंट ऐसा होता है, नॉर्मली 85 to 90% चांसेस में, जहां पर एक्सीडेंट माइनर एक्सीडेंट है और गाड़ी रिपेयर हो जाती. लेकिन कई एक्सीडेंट्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखे होंगे, जहां पूरी गाड़ी खटारा सी हो गई. अब उसमें दो चीजें होती हैं जब वहां पर क्लेम पास किया जाता है. तो पहला होता है डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू. डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू मतलब कि भैया जो भी अभी भी गाड़ी में कबाड़ बचा है, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन है तो लोहा, और लोहा भी कबाड़ी को बेचा जाता है, होता है कि नहीं. लेट्स से दोस्तों कार की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एवरीबडी एक कार थी दोस्तों, मैं यहां पे इसका नीचे बनाता हूं, जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए. अब इसका एक्सीडेंट हो जाता है गाइस, और एक्सीडेंट होने पर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक्सीडेंट होने पर ये टोटल लॉस में चली जाती है. टोटल लॉस. ऑलराइट गाइस, अब यहां पर दो ऑप्शन होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास. एक, उन्होंने कहा कि जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसकी ये गाड़ी थी, लेट्स से मिस्टर कीकू, उनको हम पहला केस नंबर 1 10 लाख रुपए दें और उसमें से माइनस कर लें जो भी सैल्वेज वैल्यू, माइनस एसवी सैल्वेज वैल्यू, कि भैया देखो कबाड़ी है कीकू भाई, अभी भी गाड़ी जिस भी हालत में है, हम जानते हैं ये चल नहीं सकती, हम जानते हैं दिस इज बियॉन्ड रिपेयर, लेकिन आप भी तो इसको अपने पास नहीं रखोगे, आप भी तो इसको कबाड़ी को बुलाओगे, वो तो वेट करके ले जाएगा भैया, देखेगा अच्छा इंजन कैसा है, टायर कैसा है, क्या है, सब ऐसा देखकर उन्होंने कहा भैया कि अगर सैल्वेज वैल्यू, लेट्स से सैल्वेज वैल्यू 80,000 रुपीज की निकल कर आती है, कि अभी भी गाड़ी के जो भी अस्त्र पस्त्र बचे हैं उनको अगर मार्केट में बेचा जाए, हो सकता है कुछ ऐसे पार्ट्स हो छोटे मोटे जो इतनी तरीके से खराब ना हुआ हो, तो आपने सेकेंड हैंड एसेसरीज, कार एसेसरीज वालों को बेच दें, तो सैल्वेज वैल्यू निकल कर आता है 80,000 रुपीज की. अभी भी गाड़ी के अंजर पंजर बेचेंगे तो 80,000 रुपए मिल जाएगा. तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी आपको 9.2 लाख रुपीज देगी. इंश्योरेंस कंपनी ने तो कह दिया भैया 80,000 तो अभी भी निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू द अंजर पंजर ऑफ द कार लेफ्ट. और केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 में कहा कि हम आपसे गाड़ी उठा लेते हैं, हम आपकी ये जो खटारा गाड़ी हो गई है इसे उठा लेते हैं, एंड पूरे के पूरे 10 लाख रुपए हम आपको दे देंगे. 10 लाख रुपीज टू कीकू, 10 लाख रुपीज टू कीकू. एंड यहां पर जो कार, ब्रोकन कार है दोस्तों, जो ब्रोकन कार है, ब्रोकन कार, दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी. वो आप इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर देंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी इस ब्रोकन कार को आगे बेचेगी. इंश्योरेंस कंपनी विल सप्लाई दिस ब्रोकन कार टू द कबाड़ी वाला. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो सरकार ने क्लैरिटी दी इस पर कि भाई साहब इन केस नंबर 1 वेयर देयर इज डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू,
तो इन दैट केस दोस्तों कोई सप्लाई नहीं है, बिकॉज कार अभी भी कीकू के पास ही थी। ये तो क्योंकि कीकू समझदार इंसान था, गाड़ी चलाने से पहले उसने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इसीलिए उसे इंश्योरेंस के पूरे प्रोसेस में गाड़ी के 10 लाख की जगह 9,20,000 रुपए तो मिल गए, और अभी भी खटारा गाड़ी उसके पास रखी हुई है जिसे वो मार्केट में बेच सकता है जाकर, मतलब कबाड़ी वाले को बेच सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भाई साहब यू हैंड अस ओवर द कार एंड यू टेक द एंटायर अमाउंट ऑफ द क्लेम, जितना क्लेम था हम आपको पूरा अमाउंट दे देंगे और आप हमें गाड़ी दे दीजिए। तो इन दैट सिनेरियो क्या दोस्तों गाड़ी अब इंश्योरेंस कंपनी के पास आ गई है? हाँ जी। और इंश्योरेंस कंपनी जब इस गाड़ी को आगे हो सकता है थोड़ी ठीक ठाक करा के सेकेंड हैंड में बेच दे, इंश्योरेंस कंपनी इस गाड़ी को जब भी आगे बेचेगा तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, इस पर जीएसटी लगेगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, there will be no GST transaction between Kiku and the insurance company. It is only when the insurance company takes control of the car, of the broken car, and उसे रिवैम्प करने के बाद या उसे जिस भी हालत में आगे बेचेगी तब उस पर जीएसटी लगेगा। दिस इज व्हाट द क्लैरिफिकेशन। आ जाओ भाई, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर द व्हीकल फॉर एनी डैमेजेस एंड इन रिटर्न चार्ज प्रीमियम। आप लोग जानते हो दोस्तों, ऊपर भी जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है फॉर मेकिंग श्योर कि भैया गाड़ी का जो भी नुकसान होगा, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल मेक द पेमेंट टू द रिपेयरिंग पर्सन। The responsibility of the insurance company is to either repair the damaged vehicle or compensate the insured as per the terms of the insurance policy. What is the GST impact on the following cases? Deduction of salvage value or full insured declared value settlement without deducting salvage value. तो पहला वाला सिनेरियो deduction of salvage value, कहते हैं when the claim is settled after deducting the salvage value, जैसे कि पहले वाले केस में हुआ where 10 लाख रुपए की गाड़ी का नुकसान हुआ लेकिन 80,000 का सैलवेज वैल्यू था, वो माइनस करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी पेड 9.2 लाख रुपीज। द ओनरशिप ऑफ द सैलवेज, सैलवेज मतलब ब्रोकन कार, सैलवेज मतलब वो खटारा गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, रिमेन्स विद द इंश्योर्ड। द सैलवेज डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। क्या दोस्तों गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पास गई थी? नहीं। And the deduction of salvage value from the amount claim amount is not considered a supply, hence insurance company is not liable to pay GST on the same। उस पे कोई भी GST नहीं है क्योंकि गाड़ी कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास आई ही नहीं थी। नेक्स्ट, full insured declared value IDV settlement. If the insurance contract stipulates settlement on full IDV, आईडीबी का फुल फॉर्म होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए, टोटल लॉस हो जाए, तो दिस इज द अमाउंट दैट द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू रीपे टू यू। दिस इज द अमाउंट जो उनको पे करना पड़ेगा विदाउट डिडक्टिंग एनी सैलवेज वैल्यू और रेकेज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। द सैलवेज बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। यहां पर वो आपको पूरे 10 लाख रुपए देंगे और गाड़ी उठाकर ले जाएंगे after setting the full claim amount. Thus, insurance company is liable to discharge GST on supply of the salve to the salvage buyer. जब इंश्योरेंस कंपनी इसे आगे बेचेगी, this is nothing but has become a part of the insurance company stock. इंश्योरेंस कंपनी ने गाड़ी आपसे खरीद ली एक तरीके से 10 लाख रुपए में, आप तो ये समझो। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो विल जीएसटी बी लायबल जब इंश्योरेंस कंपनी इस गाड़ी को आगे बेचेगी? The answer to which is yes, GST will be made. सर अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, एक नॉर्मल एक्सीडेंट, नॉट फुल वाला, ऐसा वाला नहीं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो शोरूम वाला होता है या जो रिपेयर सेंटर्स होते हैं वहां पर जाकर वो पैसा दे देते हैं, करेक्ट? तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ जी, वहां तो जीएसटी है ही है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेट्स से ये है मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स के पास कार था जिसका एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर एक्स अपनी
एक्सीडेंटल कार को लेकर रिपेयर सेंटर में गए, रिपेयर सेंटर में, और बताया कि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है, ये लो एको इंश्योरेंस, ये लो गो डिजिट इंश्योरेंस, ये लो रिलायंस इंश्योरेंस, जो भी दोस्तों नाम था इंश्योरेंस का, वो दोस्तों इंश्योरेंस दिया गया। नाउ द पॉइंट इज कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, दो तरीके होते हैं, या तो रिपेयर सेंटर मिस्टर एक्स है, केस नंबर 1 दोस्तों, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग विद ऑरेंज कलर, केस नंबर 1, जहां पर जो मिस्टर एक्स है वो रिपेयर सेंटर को पैसा देंगे फॉर द रिपेयरिंग सर्विसेज, एंड देन मिस्टर एक्स रिपेयर का बिल लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम डालेंगे, जितना क्लेम अप्रूव होगा इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर एक्स को पेमेंट करेगी। एक तो तरीका ये, यहां पर पेमेंट करा जाएगा, मतलब दिस इज अ फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, हो सकता है मिस्टर एक्स ने 40,000 का खर्चा किया हो लेकिन क्लेम आपका 30,000 का मिला, मतलब आपकी जेब से फिर 10,000 रुपए का खर्चा हो गया, मिस्टर एक्स की जेब से 10,000 रुपए का खर्चा। दूसरा सिनेरियो दोस्तों, केस नंबर 2 क्या होता है, एक होती है दोस्तों फुल्ली कैशलेस पॉलिसी, कैशलेस, जहां पर जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जहां पर मिस्टर एक्स ने जब कार का एक्सीडेंट किया तो रिपेयर सेंटर के पास मिस्टर एक्स ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी दे दी, इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी दे दी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये रिपेयर सेंटर ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, भैया आपने ये गाड़ी को इंश्योर कर रखा है, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है एंड ये गाड़ी का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंड देन इंश्योरेंस कंपनी विल रीइंबर्स, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ से दोस्तों यहाँ पर पैसा देगी, इन्हें पैसा दे देगी दोस्तों, एंड हो सकता है प्रोसेसिंग चार्जेस 1,000, 2,000, 5,000 डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी। अगेन जब मिस्टर एक्स गाड़ी उठाने आएंगे तो उन्हें 1-2 हजार रुपए देने पड़ सकते हैं, जिसे जनरली अपन क्या बोलते हैं, कैशलेस पॉलिसी, जहां पर majority of the expenses are borne by the insurance company itself. All right guys, तो इन दिस सिनेरियो जब रिपेयर सेंटर ने ध्यान से देखिएगा, जब रिपेयर सेंटर ने बिल बनाया, चाहे वो बिल की पेमेंट मिस्टर एक्स करें या इंश्योरेंस कंपनी करें, उसमें जब वो बिल बनाएंगे तो उन्होंने जो जो एक्सेसरीज गाड़ी में लगाई, एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया था, लेट्स से शीशा खराब हो गया, लेट्स से ब्रेक ऑयल डला, जो भी लगा, क्या उसमें दोस्तों बिल में क्या जीएसटी लगाया जाएगा, बिल में जीएसटी, द आंसर इज ऑफ कोर्स यस, बिल पर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। Is everyone clear about it guys? Is everyone clear about it? Yes or no? आया ना? तो अब दोस्तों ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, थर्ड हमें लिखना है गाइस, क्लैरिफिकेशन, नो जीएसटी ऑन artwork when sent by artist to exhibitor। फिर हमें जीएसटी कब लगाना है दोस्तों, जीएसटी टू बी levied only when artwork is supplied and on commission charged by exhibitor and on commission charged by exhibitor। Everyone clear about it? Fourth point, इंश्योरेंस या दोस्तों जीएसटी ऑन
इसमें अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जीएसटी ऑन द कार, ब्रोकन कार, अपन ऐसे लिख सकते हैं गाइस, सो दैट अपने को इजी लैंग्वेज में उसको याद रहे। जीएसटी ऑन सैलवेज, सैलवेज, जीएसटी ऑन सैलवेज, to be levied only when such salvage has now has become property of insurance company। समझ में आया? इंश्योरेंस कंपनी की जब सैलवेज प्रॉपर्टी बन जाएगी, और वो कब होगा दोस्तों, जब फुल वैल्यू दोस्तों कौन दे देगा, कौन दे देगा गाइस, जब इंश्योरेंस कंपनी फुल वैल्यू इंश्योर्ड को दे देगी, गाड़ी अपने पास ले लेगी और फिर गाड़ी को आगे सप्लाई किया जाएगा, तो उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि फिर देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। आ जाओ भाई, नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। ओहो, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है गाइस, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। आ जाओ भाई, पहले इसका पूरा समझाता हूँ गाइस, फिर मैं ऊपर जो आप क्लैरिफिकेशन है उनको मैं आपको 2 मिनट लिखने के लिए भी दूंगा, एंड देन ये अभी 2 क्लैरिफिकेशन हमारी और कंसिडरेशन से जुड़ी हुई है। क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, ये क्या होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं दैट इज ऑल अबाउट स्टोरीज एंड एग्जांपल। हुआ यूं दोस्तों, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया टू एन ऑर्गेनाइजेशन, टू अ कंपनी दोस्तों, और कंसोर्टियम ऑफ कंपनी, जहां पर उन्होंने लाइसेंस दिया, लेट्स से रिलायंस को, रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस ऑयल्स लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी को लाइसेंस दिया कि आप फ्रॉम द सी बेड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब बात ये आती है कि जब रिलायंस ऑयल लिमिटेड को लाइसेंस मिला कि पर्टिकुलर सी बेड धरती खोद कर दोस्तों हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, रिलायंस ऑयल लिमिटेड ने अभी तक गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दिया है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने अभी तक लाइसेंस के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया। तो सर फिर गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों दे रही है, अभी बताता हूँ। हुआ यूं कि जब रिलायंस ऑयल लिमिटेड ने एक्सट्रैक्शन चालू किया दोस्तों, तो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, ईसी मतलब एक्सट्रैक्शन कॉस्ट निकल कर आई, लेट्स से 100 करोड़, 100 करोड़ की खर्चा हुआ। अब जब एक्सट्रैक्शन करने के बाद ऑयल्स मिले, तो ऑयल का अब हकदार कौन है, who is holding rights to the oil? Is it only Reliance Oil Limited? The answer is no. सरकार ने क्या बोला, सरकार ने कहा कि जितना भी आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ, लेट्स से ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ ऑफ अ वैल्यू ऑफ लेट्स से 600 करोड़, आपने 100 करोड़ लगाकर 600 करोड़ का ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है, तो सरकार ने कहा कि सबसे पहले तो आप अपनी कॉस्ट माइनस करो, जिसे बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम, 100 करोड़ माइनस करो, तो आपका जो 500 करोड़ का ऑयल बचा, इसे बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, कि ये तो आपका मुनाफा हुआ ना, एक तरीके से ये तो आपका मुनाफा हुआ। अब सरकार ने कहा कि जितना भी आपका प्रॉफिट पेट्रोलियम निकलेगा, उसका 25% हम होल्ड करेंगे, इसका 25% विल बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने लाइसेंस के लिए आपसे पैसा नहीं लिया था, हमने कहा था कि भाई साहब हम बाद में पैसा लेंगे, कब, जब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आउट ऑफ 500 करोड़ अगर 25% गवर्नमेंट के पास चला गया, विच इज 125 करोड़, एंड दोस्तों 75% किसके पास रह जाएगा गाइस, विद द रिलायंस ऑयल्स लिमिटेड, बिकॉज दे टुक दैट चांस, उन्होंने वो चांस लिया था
कि भाई साहब ये 75% ये आपका आया गवर्नमेंट के बाद, ये आपका आ गया रिलायंस ऑयल लिमिटेड का 375 करोड़। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? तो सरकार ने उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन दी है, देखते हैं। कहते हैं when an oil exploration or production contractor gets a license lease to explore, mine the petroleum crude and or natural gas from the government, it enters into a production sharing contract जिसे PSC नाम दिया गया with the government. The relationship of the contractors with the government is not that of partners, साथ में काम नहीं करते हैं, but that of lessor and licensee lessee. मतलब यहाँ पर सरकार लाइसेंसर हो गया, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है रिलायंस ऑयल्स लिमिटेड इन माय एग्जांपल विल बिकम लाइसेंसी, या फिर सरकार अगर लेसर हो गया कि भैया हमने आपको ये जगह दी है जहां पर आप खोद करके ऑयल का एक्सट्रैक्शन करिए। तो दोस्तों जो रेसिपिएंट है, जो ये एक्चुअली कर रहा है रिलायंस ऑयल्स, दे विल बी कंसिडर्ड एज लेसी। As per these PSCs, when a contractor discovers oil, gas, he is at first entitled to recover the contract cost. That is the expenses incurred in exploration, development, production and payment of royalty, guys, involved in the extraction of oil gas from the total sale proceeds, and therefore he is expected thereafter उसके बाद he is expected to share with the government the profit from his venture known as profit petroleum as per the PSC. तो सरकार ने क्या बोला कि भाई साहब जो भी आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन होगा उसकी अपन सेल वैल्यू देखिए, उसमें से माइनस कर लीजिए जितना आपका पहले खर्चा हुआ, जो बचा हुआ अमाउंट है सिंपली नोन एज प्रॉफिट पेट्रोलियम, क्या है क्या उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा? द आंसर इज यस, उस पर जीएसटी विल बी चार्ज। Alright guys, next, the value of petroleum which the contractor is entitled to take in a year for recovery of the contract cost is called the cost petroleum. कहते हैं the value of petroleum which the contractor is entitled to take in a year for recovery, उसे क्या बोलते हैं? CP, cost petroleum. Further, the total value of petroleum produced and saved from the contract area in a particular period as reduced by cost petroleum is called profit petroleum, जैसा हम लोग जानते ही हैं। The government's share of profit of petroleum, which is the consideration paid by the contractor to the central government for the services of grant of license lease to explore mine, crude and natural gas, is exempt from GST. तो सरकार ने क्या बोला दोस्तों? सरकार ने क्या बोला कि जो आपने अपने 500 करोड़ में से एज पर द एसपीसी पीएससी आपने जो 25% शेयर किया है विद द गवर्नमेंट 125 करोड़, ये सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया। आप सरकार के ऊपर जीएसटी मत लगाइएगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब बात ये आती है कि सर जो 100 करोड़ का उसने एक तरीके से जो रीइंबर्समेंट ले लिया, क्या उस पर भी जीएसटी है? बिल्कुल भी नहीं, लॉजिकली नहीं बनता। आपने दोस्तों खर्चा किया और अपना खर्चा रिकवर कर लिया, तो ये क्या कोई कंसिडरेशन है? रिलायंस ऑयल लिमिटेड ने दिल पर हाथ रख के 100 करोड़ रुपए लगाए, और 100 करोड़ रुपए लगाने के बाद जब उन्हें ऑयल मिला तभी जाकर तो उनका कुछ प्रॉफिट निकलेगा ना, आया ना। तो सरकार ने कहा the cost petroleum is not a consideration received by the contractor for the services provided to government and thus not taxable. The reason for the same is that the contractors carry exploration and production of petroleum for themselves and not as a service to government. They had acquired the right to explore, exploit and sell petroleum in lieu of royalty and share a profit petroleum. तो सरकार ने कहा जो कॉस्ट पेट्रोलियम है वो कोई आपके लिए खर्चा नहीं है, वो कोई आपके लिए कंसिडरेशन नहीं है। कॉस्ट पेट्रोलियम इज एन एक्सपेंस विच विल बी रीइंबर्स्ड जब ऑयल फाइनली डिस्कवर हो जाएगा या नेचुरल गैसेस फाइनली डिस्कवर।
ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफिकेशन। अगला क्लैरिफिकेशन, फिर दोनों क्लैरिफिकेशन को अपन एक साथ लिख देंगे गाइस ऊपर जाकर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997। दोस्तों, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग समवन विद एन अमाउंट ऑफ थिंग जिससे वो यूज कर ले, लोन की तरह। लेंडिंग इज बेसिकली लोन। लोन में नॉर्मली अपने को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, हाँ या ना? अपने को पैसा चाहिए होता है कि नहीं? तो यहां पर बोरोवर लेंडर से सिक्योरिटीज बोरो करेगा थ्रू अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। जो सिक्योरिटीज आई, उन सिक्योरिटीज को वो बेचेगा। बेचने के बाद उसे पैसा मिलेगा, उस पैसे को वो यूटिलाइज करेगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होगा, तब लेंडर को, जब बोरोवर को, लेंडर को वापस वही सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी जो बोरोवर ने लेंडर से ली थी। मतलब वो सिक्योरिटीज परचेज करके वापस लेंडर को प्रोवाइड कर। नॉर्मली अपन बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लोन अपने को बैंक को वापस चुकाना होता है ना। पैसा लिया है, पैसा चुकाना होता है अलोंग विद इंटरेस्ट, यही होता है। यहां पर लेंडर भी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू जब बोरोवर को सिक्योरिटीज देता है, तो बोरोवर को यह अधिकार भी मिल जाता है कि बोरोवर इन सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकता है। पहले बेचेगा दोस्तों, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। जब उसका पैसों से काम निकल जाएगा और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब बोरोवर को वापस लेंडर को सिक्योरिटीज देनी होंगी, तब दोस्तों वो सिक्योरिटीज खरीद के लेंडर को वापस दे देगा। अब बात यह आती है कि सर जो सिक्योरिटीज है वो तो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आती, तो सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। करेक्ट बात। लेकिन दोस्तों, अगर लेंडर आपको सिक्योरिटीज दे रहा है तो फ्री का तो नहीं दे रहा होगा, वो आपसे लेंडिंग फीस लेगा, कोई भी अमाउंट तो चार्ज करेगा ना, अदर देन ऑफ कोर्स जो दोस्तों वो सिक्योरिटीज दे रहा है उसके अलावा भी तो वो आपसे पैसा चार्ज करेगा। द आंसर इज यस। तो इन दैट केस क्या दोस्तों वहां पर जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज यस, वहां पर जीएसटी लगेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के खरीदने बेचने में जो ब्रोकर आपकी मदद करता है तो आप ब्रोकरेज पे जीएसटी देते हैं। द आंसर इज यस। लाइकवाइज टू दैट, इट इज अ ब्रदर टू दैट। तो कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी एज शोन बिलो इज नॉट अ ट्रांजैक्शन in securities as it does not involve disposal of securities. The lender temporarily lends the securities held by him to a borrower and charges lending fees for the same from the borrower. कि भाई 1 लाख रुपए की मैं तुम्हें सिक्योरिटीज दे रहा हूं, तो मुझे पहले 5,000 दो, तो 5,000 पे जीएसटी लगेगा। The borrower can further buy or sell these securities and is required to return the lended securities after the stipulated period of time. The lending fees charged from the borrower is in the nature of consideration and therefore GST is applicable on this lending fees. Moreover, ये जो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी होती है जो ये ट्रांजैक्शन करवाती है, क्या ये भी अपना कोई कमीशन चार्ज करेगी? ये क्या फ्री का करेगी? द आंसर इज नो। Moreover, the activities of the intermediaries facilitating lending and borrowing of securities for commission are also taxable under GST. Further, the borrower of securities shall be liable to discharge GST under reverse charge mechanism. याद होगा, खैर ये इंटरमीडिएट का पॉइंट है, डिटेल में अपन अगले वाले चैप्टर में सीखेंगे। The borrower is liable to pay GST on lending fees under the reverse charge mechanism. तो borrower जाके सरकार को पे करता है। Alright guys, even though the supplier is lender. Okay, आ जाओ guys। हाँ जी guys, आ जाओ भाई। फिफ्थ क्लैरिफिकेशन, no GST on cost petroleum as well as plus profit petroleum
नो जीएसटी ऑन कॉस्ट पेट्रोलियम प्लस प्रॉफिट पेट्रोलियम ब्रैकेट में दोस्तों व्हेन शेयर्ड, जो शेयर्ड विद गवर्नमेंट, शेयर्ड विद गवर्नमेंट, सरकार ने ये कॉस्ट पेट्रोलियम इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ रिइंबर्समेंट एंड प्रॉफिट पेट्रोलियम हैज बीन एग्जेम्प्टेड। तो कॉस्ट पेट्रोलियम के आगे अपन ऐसे अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं, ये एक रीइंबर्समेंट है। आपने पहले खर्चा किया और उस खर्चे की अब आप खुद भरपाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कंसिडरेशन। एंड प्रॉफिट पेट्रोलियम दोस्तों सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया, दिस इज एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये एग्जेम्प्टेड। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या क्लियर हुआ? आ जाओ भाई। अच्छा नेक्स्ट ये भी तो लिखना था, जीएसटी टू बी एप्लीकेबल ऑन lending fees charged by lender and commission charged by intermediary। ये लिख लीजिएगा गाइस, जीएसटी to be levied on lending fees और इसके आगे लिख दीजिएगा अंडर आरसीएम, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड on lending fees under RCM and commission by intermediaries। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऑलराइट गाइस, एवरीवन लिखा गाइस, ये एक बार ये दोस्तों छह क्लैरिफिकेशंस जो हमने अभी करी हैं, इनको एक बार रीड आउट करिए गाइस। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। अगर कोई भी डाउट है गाइस, बेझिझक बेधड़क आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट गाइस। फटाफट कोई भी डाउट हो पूछिए गाइस एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, मैं साइड में हट गया हूं सो दैट आप लोग देख सकते हैं। पढ़ा गाइस? एक सेकंड दीजिएगा गाइस, कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। Sayam, any doubt?
Done, guys. Please explain GST implication on profit petroleum. Okay, अभी समझाता हूं. आ जाओ भाई. प्रॉफिट पेट्रोलियम पर ये रहा. ये देखो बेटा, सरकार ने रिलायंस ऑयल लिमिटेड को लाइसेंस दिया कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. रिलायंस ऑयल्स ने वो खुदाई में 100 करोड़ का खर्चा किया. टोटल जो ऑयल एक्सट्रैक्शन निकला उसकी वैल्यू निकली लेट्स से 600 करोड़. तो सरकार ने कहा रिलायंस से कि भैया जितना तुम्हारा खर्चा हुआ पहले तो वो निपटाओ, वो खर्चा रीइंबर्स लो. यहां तक कोई मुनाफा नहीं हुआ भैया. 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया और 100 करोड़ रुपए ही वापस आए हैं, तो यहां तक कोई मुनाफा नहीं हुआ. तो सरकार ने इस पे क्लैरिफिकेशन दी. क्लैरिफिकेशन इससे जुड़ी हुई आई है कि इस पर कोई जीएसटी नहीं है. नो जीएसटी ऑन द रीइंबर्समेंट कॉस्ट. दूसरी चीज, सरकार ने कहा कि भाई साहब हमने तुम्हें एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये जमीन दी जो सरकार की थी, अब हमारे को भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना भाई, हम क्यों तुम्हें अलाउ करें. तो सरकार ने कहा कि भाई साहब इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट पेट्रोलियम यू विल हैव टू पे 25% टू द गवर्नमेंट लेट्स से. तो इन दैट केस सरकार को 125 करोड़ रुपए मिले. आप ऐसा बोल सकते हैं ये 125 करोड़ रुपए का एक तरीके से सर लाइसेंस फीस ही तो हुआ, बोल सकते हैं. डू नॉट यूज द वर्ड लाइसेंस फीस, यूज प्रॉफिट पेट्रोलियम, शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम. तो ये जो 125 करोड़ है क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए? द आंसर टू विच इज यस. हाउएवर सरकार ने उसे एग्जेम्प्ट कर दिया. सरकार ने कहा इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं कराया जाएगा. नो जीएसटी ऑन द प्रॉफिट पेट्रोलियम एंड शेयर्ड. अब बात यह आती है सर ये जो 375 करोड़ का अभी भी ऑयल बचा है, जब रिलायंस ऑयल लिमिटेड इसे आगे सप्लाई करेगी, इसे आगे बेचेगी, तो क्या उस पर जीएसटी है? ऑफ कोर्स यार, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है ना, इस पर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा ना. ये तो जो रिलायंस ऑयल लिमिटेड है ये तो दोस्तों वो पब्लिक को बेच रही है, लोगों को बेच रही है ना, इस पे थोड़े ना जीएसटी माफ है सरकार द्वारा. तो ये जो प्रॉफिट पेट्रोलियम निकला 500 करोड़, जिसके दो हिस्से हो गए, एक जो सरकार के हिस्से में चला गया, एक जो रिलायंस ऑयल्स के हिस्से में रहा. जो सरकार के हिस्से में चला गया उसे सरकार ने स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली उसे सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है. दूसरा वाला एग्जेम्पशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई. वाई विल द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ 375 करोड़? ऑल राइट बेटा, आ जाओ भाई. नेक्स्ट पॉइंट आता है वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एंड अवेलमेंट ऑफ आईटीसी. अब इधर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि दिस रिलेट्स टू अवेलमेंट ऑफ आईटीसी और आईटीसी वाला चैप्टर हम आगे करेंगे, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इट इज ओनली दोस्तों आपका जो आफ्टर आईटीसी वी विल बी थॉरली एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. हम इसे थॉरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ऑल राइट गाइस, तो ये वाला एक पेज, ये वाला जो है टू बी डन आफ्टर आईटीसी चैप्टर. ओके गाइस, एक सेकंड दीजिएगा. आ जाओ भाई, आ जाओ. एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस. क्लैरिफिकेशन से जुड़े हुए वो कंसिडरेशन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हैं. 5 एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा, 5 आपको खुद से करने होंगे घर पे. इसमें दोस्तों आप लोगों को मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज एग्जाम्पल्स फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन कि कहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है. अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो सप्लाई माना जाएगा एंड जीएसटी विल बी मेड एप्लीकेबल.
Mr. Amar, a furniture dealer, has bartered new dining table for old sofa set and table. मुझे बताइए गाइस, क्या इसे दोस्तों will it be considered, क्या इसे कंसिडर किया जाएगा दोस्तों, हाँ या ना? द आंसर इज यस, इट विल बी कंसिडर्ड, बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा. तो इन दिस सिनेरियो क्या इसे कंसिडरेशन माना जाएगा? हाँ जी, कंसिडरेशन इन दिस केस इज ओल्ड सोफा सेट एंड टेबल, नॉन मॉनेटरी है चाहे, मतलब दोस्तों इन काइंड है. एज कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनीथिंग इन काइंड, सच ट्रांजैक्शन इज अ सप्लाई. दूसरा, a badminton player is offered a luxurious car against playing for a club. क्या दोस्तों ये भी कंसिडरेशन है? हाँ जी. As the car is offered in consideration to join a club, such car shall become consideration and therefore such offer is a supply and GST फिर apply करेगा. Next, XY Limited has supplied products to Mr. Anand for 50,000 rupees, जिसकी market value 85,000 है. The difference shall be paid by the state government as subsidy. Now guys, इधर ध्यान से देखिएगा, XY लिमिटेड ने 50,000 रुपए का आनंद को सामान दिया है, जबकि उसकी प्राइस कितने की? 85,000 की. जो रिमेनिंग 35,000 है, that will be paid by the state government as subsidy. So sir, subsidy by the government is not consideration. तो यहां पर 85,000 नहीं होगा, यहां पर आपका जो कंसिडरेशन है वो 50,000 तक ही रहेगा. द एक्चुअल अमाउंट विच इज पेड बाय आनंद टू XY लिमिटेड, because XY Limited received 35,000 rupees as subsidy from the state government. तो स्टेट गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं होती. कहते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, देयरफॉर कंसिडरेशन शैल बी ओनली 50,000. Supply in this case shall be to the extent of consideration, that is 50,000 rupees. All right, guys. Next, BS Electricity Company receives security deposit refundable from the subscribers towards connection of electricity meters. Such a refundable deposit is outside the ambit of consideration as much as such amount can't be adjusted against any supply made by the electricity company. दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट, दोस्तों कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगते हैं, बड़े महंगे होते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा रखा है कि भाई साहब जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आके ये मीटर्स हटाएगी तब वो ये आपको रिफंड कर देगी. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने कहा बिकॉज दिस इज अ रिफंडेबल डिपॉजिट, तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन and therefore GST shall not be levied. However, where such amount is adjusted against value of services supplied, then such security deposit shall be treated as consideration. फिर उसे consideration मान लिया जाएगा. All right, guys. Next, Bata Shoes paid 8 lakh rupees to Adidas for not selling its products in Lakshminagar area. बाटा शूज ने एडिडास को 8 लाख रुपए पे किया है कि भैया लक्ष्मीनगर एरिया में अपने जूते मत बेचिए, वहां हमारे को ही जूते बेचने दीजिए. तो इन दैट केस अमाउंट पेड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, अमाउंट पेड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, क्या ये भी दोस्तों फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, क्या ये भी कंसिडरेशन का हिस्सा है? द आंसर टू विच इज यस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड देयरफॉर क्या यहां पर जीएसटी लिवाई किया जाएगा? द आंसर इज यस. Amount paid in monetary value for not carrying out any activity, forbearance for an act shall be construed as consideration and therefore such transaction shall be a supply. तो अब मैंने दोस्तों आप लोगों को 5 एग्जांपल्स करवा दिए हैं. There are 5 more examples which I think you guys can do by yourself. आप लोग खुद से इजीली कर सकते हैं गाइस, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. आ जाओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं गाइस. The state government compulsorily acquired medicines from Dr. Fedi, a pharmaceutical company, for 6 lakh rupees to be distributed among below poverty line people. तो स्टेट गवर्नमेंट ने कंपल्सरली एक्वायर कर ली मेडिसिन वर्थ 6 लाख रुपीस फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी की गरीब बच्चों को देना है, गरीब लोगों को देना है. अब बात यह आती है दोस्तों यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? द आंसर टू विच इज यस.
क्योंकि हमें तो वो 4 पैरामीटर्स देखने हैं। क्या दोस्तों? सबसे पैरामीटर नंबर 1, क्या गुड्स और सर्विसेज और बोथ है? हाँ जी, गुड्स और सर्विसेज और बोथ है। हाँ जी। क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा है? हाँ जी, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा है। 6 लाख रुपए दिए जा रहे हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज नॉट अ सब्सिडी गाइस, दिस इज नॉट अ सब्सिडी। द स्टेट गवर्नमेंट हैज परचेज्ड मेडिसिन्स एंड दे हैव पेड यू 6 लाख रुपीस। तीसरा, is it by a taxable person, a person who is registered under the GST law? I'm assuming that Dr. Fedi, a pharmaceutical company, is registered under the GST law. Yes. And is it in the course or furtherance of business? क्या ये course or furtherance of business में है? हाँ जी सर, बिल्कुल business का ही है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम ही दवाइयां बेचना है, तो वो दवाई बेच रहे हैं। हाँ, यहां पर जस्ट बिकॉज उनसे दवाई जबरदस्ती ली गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई नहीं हुई। Everybody has to understand. We just need to check out the 4 points. अगर ये चारों के चारों पॉइंट satisfied हो रहे हैं, then there is no reason कि हम इसे सप्लाई ना घोषित करें। तो student should check the preconditions of a transaction to make it a supply under section 7(1)(a), such as consideration, goods or services in the course of furtherance of business, etc., before answering such type of questions. As medicines are goods supplied for a consideration 6 lakhs in the course of furtherance of business, even if compulsorily required, satisfies all the prerequisites to make it a supply, उसे supply बनाना पड़ेगा. Therefore, such a transaction is supply and GST shall be levied. फिर इस पे GST लेवाई किया जाएगा. Everyone clear about it, guys? सबको clear हुआ? Moving on, guys, to the third point, guys. हमने क्या ऊपर वाले क्लैरिफिकेशंस लिख लिए थे ना यार, ये वाले क्लैरिफिकेशंस लिख लिए थे ना, हाँ, लैंडिंग फीस वाला लिख लिया था. Now we head on to the third parameter, which is the smallest parameter. जितना आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है इतना ही ये पैरामीटर है. और क्या कहता है ये पैरामीटर? कहता है a supply to attract should be made by a taxable person. मतलब द सप्लायर, जो सप्लायर होना चाहिए गाइस, सप्लायर in 99.99% of the cases should be a taxable person. There are also scenarios जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं अगले चैप्टर में, लेकिन अभी बस ये मान के चलिएगा सरकार ने क्या कंडीशन लगाई है कि जो इंसान सामान या सर्विसेज दे रहा है वो आपका टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए. हमने कहा भैया व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल गुड्स होते हैं, टैक्सेबल सर्विसेज होते हैं, टैक्सेबल पर्सन भी होता है. हाँ जी, टैक्सेबल पर्सन भी होता है. और टैक्सेबल पर्सन मतलब a person who is registered or liable for registration under the GST law. Let's say दोस्तों हम में से सब लोग यहाँ पर बच्चे चुटर पुटर खाते हैं मार्केट में जाके, कभी कोई मोमोज खाता है, कोई गोलगप्पे खाता है, कोई टिक्की खाता है, कोई पैटीज खाता है, कोई समोसा खाता है, कोई जलेबी खाता है. Every one of us do eat that. अब बात ये आती है कि जब अपन लोकल चीज, लोकल वाले ठेले वाले भैया से गोलगप्पा खाते हैं, तो क्या वहां पर जीएसटी लगता है? द आंसर टू विच इज नो. वहां जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज गोलगप्पा वाला भैया इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ. However, if we eat the same golgappa from a restaurant, let's say हल्दीराम्स गए और वहां जाके कहा भैया गोलगप्पा खिला दो, तो कहते पहले पर्ची कटवा के लाओ. पर्ची कटवाओगे वहां जीएसटी लगेगा. Why? Because they are registered under the GST law. So it does not depend on the product only, it also depends upon the person supplying such product. So if the person supplying such product is a taxable person, is a registered person under the GST law, then only GST will be applicable, then only it will be considered to be a supply. All right guys, इसीलिए सरकार ने in order to provide relaxation to small business persons, सरकार ने कहा भैया जीएसटी नहीं लेंगे. कहते हैं टैक्सेबल पर्सन shall mean a registered person and shall also include a person liable for registration. That is a person who has crossed threshold limit of 40 lakhs, 20 lakhs and 10 lakh rupees. आप लोगों ने जानते होंगे दोस्तों, the threshold limit for registration depending upon the state that you are into, आपकी 40 lakhs, 20 lakhs और 10 lakhs लिमिट वेरी करती है. 10 लाख की लिमिट होती है MMTN, याद आ रहा है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड. इंटरमीडिएट में अगर आपने पढ़ा हो तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, आप कौन से स्टेट में हैं, किस चीज का काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन मैटर करती है. ऑलराइट, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं.
लेट्स से ये है मिस्टर बी। ऑलराइट गाइस, मिस्टर बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ध्यान से देखिएगा, बिजनेस स्टार्टेड लेट्स से इन FY फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इन दिल्ली। दिल्ली का गुड्स के केस में अगर आप सामान का काम कर रहे हैं, देन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 40 लाख रुपीस। अगर आप गुड्स का काम कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन कितने का है? 40 लाख का है। नाउ इन द फाइनेंशियल ईयर इन द FY 2025-26 इनका टर्नओवर पहुंचा 32 लाख। तो क्या इन्हें पहले दिन से Is he required to get registered under the GST law? No, इनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। एंड क्योंकि इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्या विल ही बी कंसिडर टू बी अ टैक्सेबल पर्सन? क्या ये टैक्सेबल पर्सन कंसिडर करे जाएंगे? द आंसर टू विच इज नो, he will not be considered to be a taxable person. So for all the supplies that he has made till 32 lakhs, जितनी भी सप्लाई इन्होंने करी है 32 लाख तक की, इन पर कोई भी जीएसटी लागू नहीं होगा, बिकॉज द पर्सन सप्लाइंग सच गुड्स शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन, शुड बी अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। नाउ गाइस लेट्स से, ध्यान से देखिएगा, in the financial year 2026-27 इनका टर्नओवर क्रॉस्ड 40 lakhs and it reached 55 lakhs। तो क्या इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? विल ही बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन? मुझे बताइए दोस्तों, विल ही बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन? क्या वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होंगे? द आंसर टू विच इज यस, ही विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। As soon as you cross the limit of 40 lakhs, he will be liable for registration. तो अब 0 से लेकर 40 लाख तक, 0 से लेकर 40 लाख तक नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं है दोस्तों। लेकिन 40 लाख से लेकर 55 लाख तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, क्या उन पर जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज यस, उन पर जीएसटी लगेगा। Now moving on guys to the next financial year 27-28, financial year 2027-28। नाउ अब इस साल बिजनेस में स्लम्प आया, अब इनका टर्नओवर सिर्फ रह गया 36 लाख रुपीस। तो क्या इनको फिर से थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन मिलेगी? नो, वंस अ टैक्सेबल पर्सन ऑलवेज अ टैक्सेबल पर्सन अनटिल अनलेस द रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। तो यहां पर दोस्तों क्या ये 36 लाख रुपए पर क्या जीएसटी लगेगा? क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज यस, 36 लाख रुपए पर जीएसटी लगेगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? However, the restriction of being a taxable person is only on the supplier, whereas the recipient can either be a taxable person or a non-taxable person. तो जो इंसान सामान दे रहा है, जो इंसान सर्विसेज दे रहा है, वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। रेसिपिएंट कैन बी रजिस्टर्ड और कैन बी नॉन रजिस्टर्ड। हम रेसिपिएंट है, हम वही हल्दीराम्स गए गोलगप्पा खाने, आज बड़ा मन कर रहा था, ऐसे फोड़ फोड़ के पहले आलू डालो, फिर खट्टा पानी, मीठा पानी और मुंह में डालो। राठी जी बस बस क्या कर रहे हो? सुबह के 11:30 बज रहे हैं, आप इस टाइम कौन गोलगप्पे खाता है? अरे गोलगप्पे खाने का भी कोई टाइम होता है भैया, जब मन चाहे खा लो। अब मुझे बताइए, इन दिस सिनेरियो गाइस, सामने वाले ने कहा राठी जी 63 रुपीज। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 60 रुपीज का है ना, 3 रुपए अपने लिए क्यों ले रहे हो? कह रहे अपने लिए नहीं, जीएसटी। मैंने कहा अरे हम थोड़े ना रजिस्टर्ड हैं। कह रहे आपके रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन किसका मैटर करता है? रजिस्ट्रेशन मैटर करता है दोस्तों for the supplier. Everyone clear about it, guys? However, the restriction of being a taxable person is only on the supplier, whereas the recipient can either be taxable or non-taxable person. आ जाओ guys, इधर देखिएगा, ये जो, अरे कहां गया भैया हमारा चार्ट? आ जाओ भाई, ये आ गया बाय अ पर्सन। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर लिखिए, ये जो पर्सन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए?
टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है दोस्तों? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, एक इंसान जो कि रजिस्टर्ड है, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, a person who is registered or a person who is liable for registration. Restriction only on supplier, ये वाली जो restriction है, restriction only on supplier. All right guys, आ जाओ। It is important to note that it is not a necessity that the supply should be from one person to another person. Even supply is made to self or also taxable. ये क्या मतलब हुआ? हम समझ ही नहीं पाए इस पॉइंट को। मैं अभी समझाता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहते हैं देखो भाई, एक इंसान दूसरे इंसान को देता है तो सप्लाई है ही है, लेकिन अगर एक इंसान खुद को देगा तो भी सप्लाई। कह रहे हैं राठी जी ये कैसी बात हुई? मैं आपको समझाऊंगा, ये आने वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। लेट्स से अगर मेरा एक ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1 विच इज इन यूपी, एंड आई हैव अ ब्रांच नंबर 2 विच इज इन वेस्ट बंगाल। तो अगर ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में भी कोई सामान भेजा गया है, ये तो मैंने इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर ही तो किया है, अपने ही ब्रांच में बेचता तो कोई भी नहीं है ना। इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर। तो सरकार ने क्या कहा? इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाता है, इसे भी सप्लाई माना जाता है गाइस, जो आप डिटेल में आने वाले चैप्टर में सीखेंगे, मतलब आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। इसे भी सप्लाई माना जाएगा। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। मिस रूपम स्टार्टेड मेकिंग होममेड सोप्स। उन्होंने क्या किया? होममेड सोप्स बनाई है, एंड सेल्स देम इन हर सोसाइटी फॉर अ नॉमिनल कंसिडरेशन। Her turnover till date is 3 lakh only. Will such transaction constitute supply? The answer is no. Because her turnover is only 3 lakh rupees, तो क्या is it logical to assume that she has not taken voluntary registration, as that has not been specifically mentioned in the question? बहुत लॉजिकल है अज्यूम करना कि रूपम जी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे कोई बात बोली भी नहीं। एंड she has not crossed the threshold limit of registration, be it 40 lakhs, 20 lakhs or 10 lakhs. 10 lakhs तो लीस्ट लिमिट है, उसके तो 10 लाख से भी कम का टर्नओवर है रूपम जी का। तो इन दैट सिनेरियो विल मिस रूपम, जो वो अपनी ही सोसाइटी में होममेड सोप्स बेच रही है फॉर अ नॉमिनल कंसिडरेशन, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए की, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज नो, जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस सिनेरियो। कहते हैं इट इज एपरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट मिस रूपम हैज स्टार्टेड हर बिजनेस रिसेंटली, एंड इट इज फर्दर लॉजिकल टू अज्यूम दैट शी हैज नॉट क्रॉस्ड the threshold limit of 40 lakhs, 20 lakhs, 10 lakh rupees, and has not taken voluntary registration as not particularly specified in the question. Therefore, it can be concluded that Ms. Rupam is not a taxable person and therefore GST shall not be levied. GST लेवाई नहीं करी जाएगी। 4 कंडीशन होनी चाहिए। गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए, हाँ जी है, साबुन गुड्स है। दूसरा, कंसिडरेशन होना चाहिए, हाँ जी है, चाहे नॉमिनल कंसिडरेशन क्यों ना हो, सस्ते दाम पर ही क्यों ना बेच रही हो, पैसा तो बेच रही है ना, पैसा तो मिल रहा है ना। चौथी कंडीशन, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। रूपम जी का बिजनेस है भैया ये साबुन बेचना। लेकिन जो तीसरी कंडीशन थी दोस्तों, वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। और तीसरी कंडीशन क्या है? द सप्लाई should be from a taxable person, and in this scenario the supply is not from a taxable person, therefore GST shall not be levied. आ जाओ भाई, नेक्स्ट, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चौथा कंडीशन दोस्तों, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, बहुत इजी सा पॉइंट है। बिजनेस की डेफिनेशन सिर्फ हम रीड आउट करेंगे, आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं है। जो चीज दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको कभी बोलूंगा भी नहीं।
कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि जो मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा, एग्जाम्पल बनाने के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको मेरे को चैट बॉक्स में बताना है कि आपके हिसाब से इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। अगर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो जीएसटी लगेगा। इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देन जीएसटी विल नॉट बी मेड एप्लीकेबल। नाउ गाइस माय क्वेश्चन इज, इधर ध्यान से देखिएगा, लेट्स से दोस्तों मैं आपका होस्ट दोस्त रे राठी, ऑलराइट गाइस, और मेरा एक कोचिंग सेंटर है, आप लोग जानते ही हैं, कोचिंग सेंटर, ठीक है ना गाइस। अब कोचिंग सेंटर में श्रेय राठी दोस्तों क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टैक्सेशन की क्लासेस पढ़ाता हूं टू स्टूडेंट्स, जिसके बदले में स्टूडेंट्स मुझे फीस देते हैं। मैं फ्री का तो नहीं पढ़ाता दोस्तों, मैं आप लोगों से पैसा चार्ज करता हूं, मैं फीस लेता हूं। क्या इस फीस पर जीएसटी लगना चाहिए? शुड जीएसटी बी मेड एप्लीकेबल ऑन दिस फीस? एवरीबडी हैज टू आंसर मी। क्या जीएसटी लगना चाहिए ऑन दिस फीस? क्या ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, हाँ या ना? अज्यूमिंगली दैट ऑल द थ्री अदर परक्विजिट्स आर ड्यूली सेटिस्फाइड। पहला परक्विजिट नंबर 1 की क्या सर्विसेज हैं, गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए, हाँ जी है। क्या कंसिडरेशन है, हाँ जी है। मैं ये मान रहा हूं कि आई एम रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, आई एम अ टीपी टैक्सेबल पर्सन। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या जो मैं फीस लूंगा आपसे, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, द सर्विस दैट आई एम प्रोवाइडिंग, क्या ये वाला ट्रांजैक्शन इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? द आंसर टू विच इज एब्सोल्युटली यस सर, ये आपके कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। और क्या फिर इस पर जीएसटी लगना चाहिए? द आंसर टू विच इज यस, इस पर जीएसटी लगना चाहिए। वेल डन संयम, संयम ने भी सही बताया। नाउ मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन गाइस, मैंने अपने कोचिंग सेंटर में यहां पर एक एसी लगवा रखा था। क्या लगवा रखा था दोस्तों? एसी, एयर कंडीशनर। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बार बार ओवरहॉलिंग मांग रहा था, रिपेयरिंग सर्विसेज मांग रहा था। तो मैंने कहा यार भैया, इट्स बेटर दैट आई बाय अ न्यू एयर कंडीशनर। पुराने एसी पर हर महीने 3-4 रुपए का खर्चा करने से क्या मतलब है? तो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैंने इस एसी को दोस्तों कहा कि भैया मैं बेच देता हूं, कबाड़ी वाले को दे देता हूं। OLX पे डाला दोस्तों, सोल्ड। मैंने इस एसी को सेल कर दिया फॉर 5,000 ओनली। नए नए एसी 40-40 हजार के आ रहे हैं, मगर क्योंकि मेरा पुराना एसी था दोस्तों, कोई लेने को भी तो राजी नहीं था, तो मैंने अपने पुराने एसी को 5,000 रुपए का बेच दिया, जो मेरे कोचिंग सेंटर में इंस्टॉल्ड था। मुझे बताइए क्या दोस्तों, इस एसी के बेचने पर क्या मैं विल आई कलेक्ट जीएसटी? क्या मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा? मतलब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से ये आता है, इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? क्या ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है? दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। मैं एसी का काम नहीं करता हूं, इस चीज का ध्यान रखना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों कोचिंग सेंटर में एसी लगाना जरूरी है, नहीं तो बच्चे तो गर्मी से मर जाएंगे। तो इन दैट केस क्या आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, यहां पर इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? द आंसर टू विच इज, बताइए यस और नो? द आंसर इज यस, ये भी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। क्या बात कर रहे हो राठी जी? हाउ इज दिस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? आप एसी का काम थोड़े ना करते हो। करेक्ट बात है, मैं एसी का काम नहीं करता हूं, लेकिन क्या ये मेरे बिजनेस से जुड़ी हुई है? कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप उसी चीज का काम करें, आप उसी चीज का काम करेंगे, ये मतलब नहीं होता। कोर्स और फर्दरेंस का मतलब होता है, देखो फर्दरेंस का तो मतलब होता है कि आप उसे आगे बेचते हैं, आप उसी चीज का काम करते हैं। कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो आपके बिजनेस में यूज होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज। तो मतलब एनीथिंग विच रिलेट्स टू बिजनेस इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कहने का मतलब हो गया ना राठी जी? फिर तो बिल्कुल हाँ, 100% 100% सही बोला है।
तो मैंने पहले तो आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, मैंने उसी चीज का एग्जांपल दिया जो चीज मैं एक्चुअली करता हूं। तो आप लोगों ने फटफट बता दिया दोस्तों, यस इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो मैंने फीस वाला एग्जांपल लिया। लेकिन अगर उसी कोचिंग सेंटर में मेरा एसी बिगड़ जाता है और मैं अपने एसी को कबाड़ी वाले को दे देता हूं फॉर वैल्यू ऑफ 5,000 रुपीज, क्या इस पर जीएसटी है? द आंसर टू विच इज अगेन यस, इस पर भी जीएसटी है, बिकॉज इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? So anything which is not in the course of furtherance of business is, if it is a personal thing, हो सकता है ना दोस्तों। यहां पे ध्यान से देखना दोस्तों, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बनाता हूं। मेरे घर पर दोस्तों, ये मेरा घर है और घर पर भी एसी लगा है, घर पर भी एसी लगा है, ये लो एसी। और अगर ये वाला एसी खराब हो जाता है और मैं इस एसी को भी सेल कर रहा हूं फॉर 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए का, ये और खराब था, इसको भी बेच रहा हूं, क्या इस पर जीएसटी लगेगा? क्या इस पर मैं जीएसटी लगाऊंगा एट द टाइम ऑफ सेल? द आंसर टू विच इज नो, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल एसेट। ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये घर में लगा है। सिंपल सी चीज बताऊं दोस्तों, मैं हमेशा रामबाण, जब आप कोई भी चीज खरीदते हो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यू डू नॉट यूज द वर्ड ड्रॉइंग्स। जब आपने ये वाला एसी खरीदा होगा दोस्तों, ध्यान से देखना, जब आपने एसी खरीदा, जब मैंने एसी खरीदा फॉर कोचिंग सेंटर, मैंने एंट्री क्या मारी होगी? मैंने एंट्री मारी होगी एसी अकाउंट डेबिट, एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब मैंने पैसा दिया दोस्तों। तो क्या मैंने दोस्तों यहां पर अपना एक एसेट दिखाया? हाँ जी। और जैसे ही एसेट दिखाया मतलब बिजनेस प्रोफेशन आ गया, इसमें बिजनेस आ गया। लेकिन जब मैंने नीचे सामान खरीदा, जब मैंने एसी खरीदा अपने घर के लिए, तब मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री मारी होगी दोस्तों? तब मैंने एंट्री मारी होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन में लिखा होगा बीइंग एसी परचेज फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। तो क्योंकि यहां पर ड्रॉइंग्स आ गया, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, मेरे से बहुत बेटर अच्छी तरीके से जानते हो सर, ये पर्सनल हो गया। और क्योंकि ये पर्सनल हो गया दोस्तों, इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एंड बिकॉज दिस इज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसके साथ जब भी जो ट्रांजैक्शन होगा, जब भी, नो जीएसटी, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आजा भाई। GST is essentially a tax on commercial transactions. Hence, only those transactions which are in the course of furtherance of business qualifies as supply under GST. Resultantly, any transaction in personal capacity shall be outside the scope of GST. क्या हुआ दोस्तों? कहते हैं GST is essentially a tax on commercial transactions. Hence, only those transactions that are in the course of furtherance of business qualify as supply under GST. And what is in the course of furtherance of business? Everything is in the course of furtherance of business except personal transactions. That's it. Except transactions जहां पर आपने drawings लिख दिया, वो एक personal transaction है। उसके अलावा हर एक transaction which is recorded in the books of accounts is a business transaction. All right, guys. आ जाओ भाई, एग्जाम्पल देखना बड़ा अच्छा है। प्रियंका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स, प्रियंका ने ओल्ड गोल्ड बैंगल्स बेची एंड इयररिंग्स टू आदित्य राज ज्वेलर्स। अब मुझे बताओ दोस्तों, जब प्रियंका ने अपनी कोई ज्वेलरी बेची है, कोई ओल्ड बैंगल्स दिया है, क्या वो आपका दोस्तों in the course of furtherance of business में आएगा? आया ना? The answer to which is no, वो नहीं आएगा। Why will that not fall?
सर हो सकता है ये तो 1 लाख 2 लाख, मैंने कभी भी अमाउंट से सेग्रीगेट नहीं किया। प्रियंका ने जब ज्वेलरी खरीदी थी, प्रियंका यहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं हो रहा दैट शी इज अ ज्वेलर। तो प्रियंका ने जब यहां पर अपनी ज्वेलरी बेची, प्रियंका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड इयररिंग्स टू आदित्य राज ज्वेलर्स। सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी by an individual to a jeweler will not constitute supply, as the same cannot be said to be in the course or furtherance of business of the individual. Everyone clear about it, guys? समझ में आया ये वाला पॉइंट? तो अब अपन फाइनली गाइस बिजनेस को ये पढ़ा देता हूं गाइस, ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, देन वील फाइनली कंक्लूड द फर्स्ट टेबल। अभी भी कंक्लूजन इन द सेंस नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैं शेड्यूल 1 भी डालता हूं, सेक्शन 7(1)(b) 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1 भी डालता हूं। तो कंक्लूड होने में अभी एक और सेशन है। कहते हैं बिजनेस सेक्शन 2 क्लॉज 17 में डिफाइंड, बिजनेस इंक्लूड्स जनरल मीनिंग में एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एटसेट्रा वेदर और नॉट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, and shall include any activity incidental, connected, ancillary, supportive to such trade, commerce, etc. उसके बाद further volume of activity, frequency, continuity of business is irrelevant, even occasional transaction shall be considered as business. All right guys, आपने एक दुकान खोली, 4 दिन चलाई, उसके बाद बंद कर दिया, वो भी बिजनेस था भैया। 4 दिन जो भी हुआ वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। ये स्पेसिफिक इंक्लूजन्स इन बिजनेस, इन्हें भी बिजनेस माना गया। कहते हैं सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस। Facilities provided by club, association, societies to its members. Example, club, association, society provides benefits in the form of sports facilities, restaurant facility, banquet hall for consideration, जो हम लोग एक्चुअल में पे करते हैं। मैं एक सोसाइटी में रहता हूं दोस्तों, वी पे मेंटेनेंस चार्जेस टू द सोसाइटी, क्योंकि दे मेंटेन क्लब्स और क्लब, रेस्टोरेंट फैसिलिटी, बैंक्वेट्स और लाइब्रेरी, जहां पर जाके हम लोग कभी कभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हैं। तो क्या दोस्तों उस पर जीएसटी लगेगा? विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस? एवरीथिंग इज बिजनेस अपार्ट फ्रॉम पर्सनल ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये दोस्तों ये पर्सनल किसके लिए देखा जाएगा? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेसिपिएंट। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को खाना खिलाने ले जाते हो, तो ये रेसिपिएंट जो खाना खा रहा है उसके लिए पर्सनल है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले का तो काम ही है ना खाना खिलाना, उसके लिए पर्सनल थोड़े ना है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? रेस्टोरेंट वाले के लिए पर्सनल नहीं है, रेस्टोरेंट वाले के लिए तो बिजनेस है ना। तो हमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। वी नॉट हैव टू लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जो कि यहां पर रेसिपिएंट है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर कंसिडरेशन, sale of movie tickets, entry pass for museum, historical monuments, services provided by a person as a holder of office. A practicing chartered accountant provides independent director services to a company. ये क्या है दोस्तों? These are all business inclusions. These are all part of business. Activities of a race club, including by way of totalizator or a license to bookmaker in such club. Any activity by government, local authorities as public authorities. ऑल राइट गाइस, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब दोस्तों आपके स्पेसिफिक इंक्लूजन्स हैं। ये एग्जाम्पल ना स्पेसिफिक इंक्लूजन्स में नहीं आना चाहिए था, अलग से नीचे लिखा जाना चाहिए था यहां पर, मगर मैं रीड आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए। कहते हैं सचिन प्रसाद, द फेमस क्रिकेटर, ऑक्शन्स हिज बैट एंड टी-शर्ट्स एंड यूजेस द मनी रिसीव्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब सचिन प्रसाद यहां पर अपने बैट बेचते हैं, टी-शर्ट्स बेचते हैं, तो क्या इवन दो इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, क्या दोस्तों ये दोस्तों सप्लाई माना जाएगा? क्वालिफाई एज सप्लाई? हाँ जी, एज लॉन्ग एज ये मान के चल रहे हैं कि बैट्स एंड टी-शर्ट्स फॉर देम इज नॉट अ पर्सनल थिंग। ऑक्शन ऑफ बैट्स एंड टी-शर्ट्स क्वालिफाई एज सप्लाई इवन दो इट इज अ वन टाइम अकरेंस। आ जाओ भाई,
ABC organization, a private entity, is providing food at the rate 20 rupees per meal and education to poor children at the rate 250 per month. Discuss whether the above transaction is supply or not. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस. एबीसी ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट एंटिटी है, वो खाना प्रोवाइड कर रही है 20 रुपए पर मील का, बहुत सस्ते में. एंड पुअर एजुकेशन, मतलब पुअर चिल्ड्रन को एजुकेशन दे रही है 250 रुपए महीने का. आजकल तो इतने सस्ते में कुछ भी नहीं मिलता. तो इन दैट केस क्या इसे, विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? द आंसर टू विच इज यस. एनी ट्रांजैक्शन विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, चाहे उसमें नो इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स हो, इन एनी केस डज नॉट एस्केप फ्रॉम जीएसटी. आप जीएसटी से नहीं बचोगे ये कहते हुए भैया मैं तो सोसाइटी का भला कर रहा हूं. सोसाइटी के भला करने के लिए आप चैप्टर नंबर या मैं चैप्टर नेम एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में आ रहे हो तो माफ करेंगे. लेकिन यहां पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी तो वो एग्जेम्प्टेड होता फ्रॉम जीएसटी. हाउएवर ये तो एक प्राइवेट एंटिटी विच इज प्रोवाइडिंग फूड एंड पुअर, प्रोवाइडिंग फूड एंड एजुकेशन टू पुअर फैमिलीज. तो सरकार ने कहा भैया हमने तुम्हारे को कभी माफ नहीं किया. As the term business includes any trade, commerce, manufacture, profession, etc., whether or not with the motive of earning profits. यहां पर इनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या दोस्तों, such transactions involving nominal charges shall be leviable to GST. इस पे GST लगेगा. However, if such food and education services were provided free of cost, then no GST shall be applied. फिर कोई भी GST अप्लाई नहीं करना चाहिए. All right, guys. Clear? Students are advised not to write the whole definition of business in a case study. Write only that portion which relates to the case study. जो case study से relate करता है बस उतना ही लिखिए. पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है. चलो जी अपन अपने टेबल पे चलते हैं. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाले पॉइंट में मैं बस यहां पर एक बहुत सिंपल सी लाइन लिख रहा हूं दोस्तों, उसके थ्रू हमेशा याद रहेगा. इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट अ पर्सनल ट्रांजैक्शन any transaction which is not a personal transaction is in the course or furtherance of business. Is in the course or furtherance of business. Everyone clear about it? Everyone? Clear हुआ? समझ में आया guys? ये एक बार स्क्रीन छोटा कर रहा हूं तो अभी तक हमारी ऐसे इतना चार्ट भर गया है गाइस. ये चार्ट भर गया है गाइस. मैं साइड में हट जाता हूं तो आपको नजर आएगा. पर अभी भी मैं ये बता दूं दोस्तों खत्म नहीं हुआ है. खत्म नहीं हुआ है. डन. चलो जी गाइस, सेक्शन 7(1)(a) अब हमारा खत्म हो गया है. अब जो हमारा दोस्तों
अब जो हमें करना है वो है 71AA, 71B, 71C plus schedule 1. This is what we are supposed to take care of, but this is what we're gonna do in the upcoming session. वैसे तो मैंने सोचा था 71B तक करा देंगे, बट आज भी हम लोगों ने काफी कुछ बड़ी सारी चीजें करी हैं, तो आई वुड लाइक टू कीप द सेशन टिल दिस पॉइंट गाइस. एंड कल के सेशन में we are gonna complete 71AA, 71B followed by schedule 1. schedule 1 पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा गाइस. यहां तक तो मेरे को किसी भी हाल में करना ही करना पड़ेगा गाइस. यहां तक वी शुड बी ट्राइंग टू डू दैट. उसके बाद हमारा बच्चेगा 71A, ये दोस्तों मतलब शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इसमें हमें एक दिन लग जाएगा. शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 एक साथ करेंगे. फिर सेक्शन 8 एक दिन में आपका मतलब सेक्शन 8 along with certain questions practice guys, we will be able to do that. तो वो हमारा खत्म हो जाएगा. तो guys, this week we're gonna complete the first chapter of CA final IDT, and I hope you guys are enjoying every moment with me guys. आप लोग मेरे साथ एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं into this chapter. All right. तो आज का रिवीजन करेंगे गाइस. आज का रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट चार्ट. हमने वो चार्ट बनाया ही इसलिए है दोस्तों कि हम रिवाइज कर सकें जब भी हमारे को एक बार में क्विक रिकैप करना हो. आज हम लोगों ने कंसिडरेशन के क्लैरिफिकेशन से चालू किया था गाइस, जिसमें दोस्तों सबसे पहला था डोनेशन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ बिजनेस प्रमोशन. वो कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस प्रमोशन होगा तो कंसिडरेशन माना जाएगा, जीएसटी लगेगा. नो क्लेम बोनस इज नथिंग बट अ ट्रेड डिस्काउंट. नो क्लेम बोनस का कहीं पर भी ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि सामने वाले ने अपना अधिकार छोड़ा है जिसकी वजह से आपने डिस्काउंट दिया. सामने वाले ने गाड़ी नहीं ठोकी थी तो वो आपसे क्यों क्लेम मांगेगा. नेक्स्ट, अगर आर्ट वर्क आर्टिस्ट भेजता है टू एग्जिबिटर तो वहां पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जीएसटी लिवाई करा जाएगा जब फाइनली कोई आर्ट वर्क को खरीदने आएगा. प्लस जीएसटी विल आल्सो बी लिवाइड ऑन अ सिनेरियो जहां पर दोस्तों आर्टिस्ट एग्जिबिटर को कमीशन पे करेगा. उसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी जब गाड़ी डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो दो तरीके से कंपेंसेट करती है टू द इंश्योर्ड. पहला, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू. तो क्योंकि सैल्वेज कभी इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा बना ही नहीं था तो उस पर तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता. लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया और वो जो कबाड़ है वो ले लिया और फिर वो कबाड़ को आगे ठीक करके बेचे, कैसे भी बेचे, क्योंकि कबाड़ अब इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा बन गया था. जब इंश्योरेंस कंपनी ने कबाड़ को आगे बेचा तो उस पर जीएसटी लगेगा. नेक्स्ट, फिफ्थ हमारा जो क्लैरिफिकेशन था, सरकार ने कहा कि भैया जो कॉस्ट पेट्रोलियम प्रॉफिट पेट्रोलियम वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पर्सन जो कि एक्सट्रैक्शन कर रहा है, तो उसमें जब एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होती है सबसे पहले वो माइनस करी जाती है. उसके बाद जो हिस्सा बचता है विच इज ऑब्वियसली नोन एज प्रॉफिट पेट्रोलियम. जब प्रॉफिट पेट्रोलियम का हिस्सा जो गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है, सरकार ने उसे एग्जेम्प्ट कर दिया. जो प्रॉफिट पेट्रोलियम का हिस्सा जिसने ये खुदाई करी है उसके पास रहेगा और वो आगे बेचेगा तो उस पर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा. नेक्स्ट, जब लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है दोस्तों, तो जो लैंडिंग फीस चार्ज करी जाती है या इंटरमीडियरीज दोस्तों जो कमीशन चार्ज करते हैं उन पे जीएसटी लगेगा. लैंडिंग फीस पर जीएसटी इज लिवाइड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन विच द बोरोवर हैज टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. लेकिन इंटरमीडियरीज को जो कमीशन पे करते हैं वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आती है. ऑलराइट गाइस. हाँ, जब बोरोवर के पास सिक्योरिटीज पहुंच जाती है और सिक्योरिटीज वो खरीदता बेचता है गाइस, तो इन दैट केस सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है. उसके बाद पहुंचे दोस्तों बाय अ टैक्सेबल पर्सन. टैक्सेबल पर्सन कौन होता है दोस्तों? पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. लेकिन दोस्तों ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो सप्लायर के ऊपर है. रेसिपिएंट कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड. रेसिपिएंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड लास्ट आता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस की कैटेगरी में कौन आएगा दोस्तों? जो पर्सनल नहीं है वो बिजनेस है. इट इज एज सिंपल एज दैट. जो पर्सनल नहीं है वो बिजनेस है. एवरीवन क्लियर अबाउट इट?
So any transaction which is not personal is a business transaction. It is in the course of furtherance of business and leviable to GST. So these are the 4 parameters guys which have now been taken care of. ये 4 पैरामीटर्स के थ्रू आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा गाइस कि हमारे सेक्शन 7(1) के कैसे कैसे पैरामीटर्स हैं, कैसी कैसी क्लैरिफिकेशंस है जिनका हमें ध्यान रखना होगा. ऑलराइट गाइस, चलो जी भाई, आज का सेशन यहीं तक. आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेस सेशन. मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद गाइस. कल कंटिन्यू करेंगे गाइस और कल शेड्यूल नंबर 1 तक खत्म करेंगे ही करेंगे. बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर. अगर कोई भी डाउट है तो गाइस फील फ्री टू आस्क मी. वी आर डन विद द बुलेट रिवीजन. अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे आई कैन. पूछिए गाइस, और एल्स वी कैन ऑल्सो वाइंड अप द सेशन गाइस. हमारा सेशन यहां पर खत्म होता है आज का. कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछिए. नो डाउट्स. चलो जी गाइस, बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर एंड सी यू टुमारो.